प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली के विषय में। ये द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है, इसका क्या तात्पर्य है? द्वैध शासन का तात्पर्य है, मतलब है दोहरा शासन, जिसमें वास्तविक शक्ति तो कंपनी के हाथों में थी, जबकि प्रशासन का सारा भार बंगाल के नवाब के कंधों पर था। जैसे ही 1765 में अंग्रेज़ों और मुग़ल बादशाह शाह आलम के मध्य जब इलाहाबाद की संधि हुई, उसके पश्चात बंगाल में जो शासन व्यवस्था लागू की गई उसे हम दोहरे शासन के नाम से जानते हैं। अब तक बंगाल प्रांत में दो मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, पहला सूबेदार तथा दूसरा दीवान। सूबेदार जो था उसका काम होता था निजामत का काम देखना। निजामत अर्थात सैनिक संरक्षण, पुलिस तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना और फौजदारी कानून लागू करना। जबकि दूसरी ओर दीवान का काम होता था कर व्यवस्था को देखना, अर्थात कर लागू करना और कर का संग्रहण करना, और जो कर से संबंधित जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई करना, दीवानी कानूनों को लागू करना। ये दोनों अधिकारी अब तक एक दूसरे पर नियंत्रण का कार्य भी करते थे तथा सीधे ये केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। केंद्र में बैठा हुआ मुग़ल बादशाह जो था वो इन पर नियंत्रण रखता था। औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात जैसे ही मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो गई तथा बादशाह जो थे उनकी शक्ति क्षीण हो गई, तब बंगाल में मुर्शीद कुली खां ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी, और ये स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के पश्चात दीवानी तथा निजामत दोनों कार्य बंगाल का नवाब ही देखने लगा। अब कर व्यवस्था जो थी वो कंपनी के हाथों में थी, जबकि कानून व्यवस्था नवाब को संभालनी थी। मुर्शीद कुली खां के समय में दीवानी तथा निजामत दोनों कार्य नवाब करता था। अब चूँकि बंगाल में नवाब नाम मात्र का रह गया था और कंपनी को ही इलाहाबाद की संधि से ये अधिकार मिल गए थे, तब कंपनी ने जो है लाभ के सारे काम तो अपने हाथों में रखे, जबकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नवाब को दे दी। इसी को बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसमें वास्तविक शक्ति तो कंपनी के हाथ में थी, जबकि नवाब जो था वहाँ पर नाम मात्र की शासन सत्ता संभाले हुए था। द्वैध शासन प्रणाली को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं। 12 अगस्त 1765 के मुग़ल बादशाह के फरमान के अनुसार, ये मुग़ल बादशाह इस समय शाह आलम था, और शाह आलम ने जो इलाहाबाद की संधि थी उसके अनुसार 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले में बंगाल की दीवानी का भार कंपनी को सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को 53 लाख रुपए निजामत के कार्य के लिए भी देने थे। फरवरी 1765 में मीर जाफ़र की जब मृत्यु हो जाती है तो मीर जाफ़र के स्थान पर उसका पुत्र नजमुद्दौला जो है वो नवाब बनता है, परंतु उसको इस शर्त के साथ नवाब बनाया जाता है कि निजामत का लगभग सारा कार्यभार अर्थात सैनिक संरक्षण कंपनी के हाथों तथा दीवानी मामले कंपनी द्वारा मनोनीत डिप्टी सूबेदार के पास रहेंगे। इस प्रकार कंपनी को मुग़ल सम्राट से दीवानी
तथा बंगाल के सूबेदार से निजामत का कार्यभार मिल गया। इस प्रकार अब कंपनी ने बंगाल की सैनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली। साथ ही साथ आर्थिक मामलों पर भी कंपनी द्वारा नियुक्त डिप्टी सूबेदार का पूरा नियंत्रण था, क्योंकि वह डिप्टी सूबेदार तब तक ही अपने पद पर रह सकता था जब तक कि कंपनी चाहे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब कंपनी को ही बंगाल के समस्त शासन व्यवस्था संभालनी थी तो कंपनी ने सीधे तौर पर ही बंगाल की शासन व्यवस्था को क्यों नहीं संभाला। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रहण करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए उन्होंने मोहम्मद रज़ा खां तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। कहने का मतलब ये कि दीवानी तथा निजामत दोनों प्रकार का जो कार्य था वो कार्य भारतीय ही करते थे, लेकिन उन पर जो नियंत्रण था वो कंपनी का था। इस व्यवस्था को बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली की संज्ञा दी गई। सीधे शब्दों में कहें तो 2 मालिक थे, अर्थात 2 राजे थे, कंपनी तथा नवाब दोनों, जिसमें कंपनी वास्तविक मालिक थी तथा नवाब जो है नाम मात्र का मालिक था और उनकी इच्छा की कठपुतली था। व्यवहारिक रूप में यह व्यवस्था जो है खोखली सिद्ध हुई, क्योंकि समस्त शक्ति तो कंपनी के पास थी तथा भारतीय अधिकारी केवल बाहरी मुखौटा मात्र ही थे।